उत्तर प्रदेश बिहार की 19 सीटों की चर्चा हमने कर ली, जहां चुनाव है 18 सीटों पर भाजपा को कोई दिक्कत हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। रायबरेली में राहुल जी अपना चुनाव निकाल लेंगे, अभी तक ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल केक वॉक है, लेकिन फिर भी राहुल जी की सीट पर दिक्कत उनको नहीं होने जा रही, अभी तक हमको ऐसा लग रहा है। जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 13 सीटें महाराष्ट्र में है, इसके साथ महाराष्ट्र का चुनाव भी पूरा हो जाएगा, सभी 48 सीटों का। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है इस चुनाव में जो शायद सबसे ज्यादा घालमेल वाला, मतलब कोई ये नहीं बता पा रहा है कि भाई किसकी कितनी ताकत यहां पर है। अब इतना सब हम जानते हैं, बीजेपी जितना लड़ेगी अच्छे से लड़ेगी, स्कोर अच्छा करेगी, स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। लेकिन उनके दोनों जो साथी हैं, एक नाथ शिंदे और अजीत पवार, उन दोनों, वो एक अनटेस्टेड टीम है ये, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही शरद पवार साहब का या दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का, उनका कितना दबदबा इस बार चुनाव में रहा है, ये भी अब 4 जून को ही पता चल सकता है। हम लोग केवल अभी असेसमेंट, एक अंदाजा उसका लगा सकते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शायद विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में शायद सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आए, कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें लेकर के आए। शरद पवार साहब को क्या कहना है? पार्टी टूट गई, बेटी के चुनाव में बाराबंकी में सामने बहू खड़ी हो गई, अजीत पवार साहब की वाइफ खड़ी हो गई हैं, तो वो ये चुनाव जो है लड़ तो बड़ी शिद्दत से रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि जमीन पूरी तरीके से हिली हुई है। हमारे सहयोगी समीर भीसे ने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। शरद पवार साहब नपी तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उस पर चर्चा खूब होती है। मैं आपके सामने 2 मिनट का उस इंटरव्यू का हिस्सा रख रहा हूं। मोदी पर, राहुल गांधी पर, महाराष्ट्र में अपनी सीटों पर क्या कहना है शरद पवार साहब को, सुनिए। इस इलेक्शन में हम 40-50-25% तक जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पर जो समर्थन मिल रहा था वो आज भी नहीं है। आज मोदी जी एक तरह से कैंपेन इलेक्शन की करने में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली नेता है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर राहुल गांधी का क्या संबंध आता है? राहुल गांधी इसके मजाक उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा आगे रहते हैं, शाहजादा करके उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या उस आदमी ने? राहुल गांधी एक ऐसा नेता है कि जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाकर देश के सभी वर्गों के लोगों के हितों की डिस्कशन उन्होंने लोगों के साथ की, रास्ते में किसानों के साथ की होगी, आदिवासी के साथ की, माइनॉरिटीज़ के प्रतिनिधि के ऊपर बातें की होगी, किसानों के साथ बातें की होगी, महिला को, नौजवानों को समझने की कोशिश की। ये आदमी पूरे देश को ठीक तरह से समझना चाहता है और इसके लिए मेहनत करता है, मेहनत की उसने। मगर इसके मजाक उड़ाने में क्या फ़ायदा है? प्रधानमंत्री खुद इसके मजाक उड़ाते हैं। और जो एक नई जनरेशन आगे आकर देश के हितों की रक्षा करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है, उसको कम से कम मजाक तो मत करो। मेरे समर्थन देना या नहीं देना आपकी बात है, मगर मजाक उठाना ये बात ठीक नहीं। मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की बात उन्होंने कभी की ही नहीं। हाँ, लोगों को कुछ लगता होगा, इसलिए लोगों की बात है। शरद पवार साहब राहुल गांधी पर इतना बोले, आश्चर्य हो रहा है थोड़ा सा। प्रधानमंत्री क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका? उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, किसानों से, महिलाओं से, माइनॉरिटीज़ से उन्होंने बात की है, वो देश को समझना चाहते हैं, नई जनरेशन को आगे आने देना चाहिए, मेहनत करते हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा आगे आने देना चाहिए। नई जनरेशन को आगे आने देना चाहिए, उन्होंने कहा। राहुल गांधी का मजाक ना उड़ाएं। पवार साहब ये करेंगे नई जनरेशन को आगे आने देना चाहिए। शरद पवार बोला उन्होंने। ये कितना 81, 82, 84 कितनी उम्र है इनकी? तो वो थोड़ी लड़ रहे हैं। अरे कमाल है, जिस आदमी ने ये अवस्था में पहुंच जाने के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ी, पार्टी नहीं छोड़ी, भतीजे को अपमानित किया, मजाक बनाया, कहा कि ये तो सब ऐसे ही हैं, हमारी कृपा पर लोग हैं। वो नई जनरेशन को देना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी को नहीं, बेटी को भी देने का साहस नहीं, बेटी उस योग्य नहीं कि पार्टी चला सके। आप समझिए ना इसको। तो वो देना चाहते थे, नहीं दे पाए। प्रियंका उतनी हिम्मती नहीं निकली लड़े, अजित पवार हिम्मती निकल गए। सोनिया जी भी तो राहुल को सब दे रहे। अपनी पार्टी में आप सब दे सकते हैं ना। आप यहां थोड़ी ना कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कोई नौजवान नेता है, और इतना ही था तो देवेंद्र फडणवीस तो इनसे बहुत नौजवान थे।
देवेंद्र फडणवीस तो शरद पवार के तो मुकाबले ये बड़े थोड़ी नौजवान सबको थे। समर्थन कर देंगे। कहां देवेंद्र समर्थन फडणवीस किया का? इन्होंने? क्यों करेंगे? हाँ, तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का क्यों मजाक नहीं बनाएंगे? और मजाक यात्रा पर नहीं बना रहे हैं, इसको अच्छा हुआ दर्शक के सामने स्पष्ट हो, यात्रा पर नहीं बना रहे हैं। जो बोलते हैं मैंने देखा, आतंकवादी ने देखा, हमारी नजरें मिली, नजर मिली, अरे क्या क्या ये मजाक है भाई? किस तरह के लोग आए, लोग उनके यौन शोषण कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूछने पहुंच गई, भैया वो महिलाएं बता दो कौन सी थी, कोई अता पता नहीं। मैं 2500 किलोमीटर चला, कुत्ते बिल्ली सुअर पता नहीं कौन कौन मिला, कहीं मुझे कोई एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं दिखी। कहना क्या चाह रहे हैं भाई, ये स्पष्ट हो ना। राहुल गांधी का डायलॉग बोल दिया 3 इडियट्स वाला। कहना क्या चाहते हो? मैं थोड़ा सा शरद पवार, देखिए शरद पवार बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नेता है। 78 में जब कांग्रेस जो बहुत ही मुश्किल में थी तो इंदिरा गांधी को छोड़ के चल दिए, फिर जो है दोबारा शामिल हो गए कांग्रेस में, फिर जब कांग्रेस मुश्किल में है फिर निकल दिए। तो देखिए ये अगर किसी को ज्ञान दें कि अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए, तो पिछला अपना बैकग्राउंड देखें उन्होंने क्या क्या किया और फिर किस तरह से जो है उन्होंने। वो ये भी वो कह रहे हैं कि मोदी जी टॉर्चर अब किया। मोदी जी के लिए वैसा समर्थन नहीं है जैसा पहले था, ये भी उन्होंने कहा। ये उनकी असेसमेंट हो सकती है कि ऐसा समर्थन नहीं है। अब और देखिएगा वो कहेंगे भी क्या, यही कहेंगे। देखिए, शरद पवार के बारे में शरद पवार के पार्टी के नेताओं का क्या ओपिनियन है। जब पार्टी का विभाजन हुआ, चुनाव आयोग ने अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घड़ी सौंप दी। शरद पवार को जब चुनाव चिन्ह तुतारी मिला तो तय हुआ कि इस तुतारी को कहां बजाया जाए। तो शरद पवार ने कहा कि रायगढ़ जाएंगे, शिवाजी के किले पे वहां तुतारी बजाएंगे कि महाराष्ट्र फतेह करना है। पूरे तामझाम से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, शरद पवार स्टेज पे पहुंचे और बड़ी सी तुतारी शरद पवार को दे दी गई बचाने के लिए। शरद पवार उसको बजा नहीं पाए तुतारी को वहां पर, तो बड़ी स्थिति खराब हुई कि शरद पवार तुतारी नहीं बजा पाए। तो शरद पवार ने कहा, अब झेप गए कि नहीं बच पाए, तो शरद पवार ने कहा कि तुतारी फूकी हुई है इसलिए बच नहीं रही है। तो उन्हीं के एक नेता बाद में बोलते हैं कि हमारे साहब भी फूके हुए हैं, फूका हुआ कारतूस हो गए हैं, तो उनसे तुतारी कहां बजेगी। तो शरद पवार भारतीय राजनीति के अंदर और महाराष्ट्र की राजनीति में फूका हुआ कारतूस है। जो वो कह रहे हैं 50% सीटें हमारी हैं 48 में से, पिछली बार केवल 6 सीट थी। वो अपनी बेटी की सीट बचा ले, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर बारामती नहीं बच रही? बारामती अगर वो बचा ले तो शरद पवार की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बुरी तरीके से सुप्रिया सुले वहां फंसी हुई है इस समय, हालांकि जीत सकती है, लेकिन क्या ऐसा जा रहा है कि सुप्रिया सुले की रात को नींद नहीं आ रही, वो 2 बजे उठ के अपने पूछती है सबसे बड़े दुश्मनों से जिलाध्यक्ष शरद पवार लोग ने- पूछते हैं कि क्या सब ठीक है ना, जीत रही यूने में, मतलब अभी घबराई उन्हें भी हुई इस है। बात का चिंता घबराई हुई बिल्कुल। है और अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि 45 मिनट के लिए जहां स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी हुई है वहां की 40 मिनट लाइट चली गई थी, कैमरे बंद हो गए थे। तो ये क्या संकेत देता है, उन्होंने ट्वीट किया है 40 मिनट का, मतलब 4 दिन पहले। तो ये डर बता रहा है उनको कि वो पहले से क्या तैयारी कर रही है। कि दशकों से जो दुश्मन थे उनके घर जाके उनको मनाना पड़ा है पवार साहब को। पवार साहब को। और अब ये है हालत कि इस खराब पार्टी के बाद शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के अंदर विलय होने वाली है। ये रोहित तय साहब, मान शरद लीजिए। पवार कह रहे हैं मोदी जी को वो समर्थन नहीं रह गया, राहुल गांधी नई जनरेशन है, आगे बढ़ने दें, मजाक ना उड़ाएं उनका, इतना और बोलने हम के जीतेंगे 50% सीट। देखिए, इतना बोलने के बाद शरद पवार अपना स्वयं का मजाक उड़ा रहे हैं। शरद पवार की बातों को लोग पहले बहुत गंभीरता से लेता था, लेकिन शरद पवार को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना को खत्म करके और हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति से हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उनका जो एजेंडा था कि हम शिवसेना को भी निपटाएंगे, कांग्रेस को भी निपटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच में आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा में मुकाबला है। लेकिन गलती इस बार उनकी ये हो गई कि उन्होंने इस बार अमित शाह से पंगा ले लिया और आज नतीजा ये है कि आज अपनी बेटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए उनको चप्पल रगड़ने पड़ रहे हैं, घिसटने पड़ रहे हैं इस बुढ़ापे में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बुढ़ापे में, इस उम्र में जब आदमी जो है वो किसी को वानप्रस्थ की तरफ जाता है तो अपने राजनीति की उत्तराधिकारी अपने वंश से खड़ा करने के लिए उनको चप्पल घिसटने पड़ रहे हैं। ये शरद पवार की हैसियत रह गई है महाराष्ट्र की राजनीति में। दूसरी बात, महाराष्ट्र की राजनीति में उनको दबंग के तौर पर जरूर देखा जाता था। बड़े बड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग, जिनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, वो भी उनको चरण छू करके करते थे, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा नैतिक और आदर्श का स्थान हो
ऐसा नहीं। महाराष्ट्र की कतई नहीं। राजनीति में ये तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा, था। मुझे तो ये लग रहा है अब वो लगभग बिल्कुल ही मुझे नहीं था। ऐसा उनकी बातों से लगता है जितना वो राहुल गांधी के बारे में बोले लगभग कांग्रेस में चले ही गए लग रहा विलय तय है, विलय होने वाला है इस है। चुनाव अब के वो बाद। बातें और वैसी वो करने कह भी लगे चुके जैसे हैं। कांग्रेस के बिहाफ पे बोलते हैं वो इस बात का संकेत दे चुके हैं कि चुनाव के बाद कुछ दलों का कांग्रेस के अंदर विलय होगा। अगर वो हालांकि नहीं उसने करेंगे तो उनकी इसके अपनी अंदर पार्टी शिवसेना को भी survive घसीट लिया। इसको ऐसे भी समझिए ना, सुप्रिया सुले के अंदर पार्टी चलाने की क्षमता नहीं है। अजीत पवार अगर रहते तो एनसीपी रहती, एनसीपी अच्छी रहती, कुछ भी जो 2-4 सीटें जीतती, 10 सीटें, लेकिन वो रहती। ठीक है। अब सुप्रिया सुले के रहते क्या रास्ता है? ठीक है, सुप्रिया जी कांग्रेस में चली जाएंगी, अब राहुल टीम का हिस्सा हो जाएगी। चलिए साहब, 13 महाराष्ट्र की सीटों का मुझे हाल बता दीजिए जल्दी से। मुंबई की सारी सीटें, मुंबई उत्तर, मुंबई नॉर्थ, कोई वहाँ कंफ्यूजन से ही नहीं। पीयूष गोयल जीतेंगे। पीयूष कोई गोयल भ्रम मुंबई नहीं। नॉर्थ जीत रहे हैं, मुंबई उत्तर पूर्व। मुंबई इसमें भी उत्तर कोई से भी भ्रम कोई नहीं। दिक्कत नहीं है भारतीय जनता कौन पार्टी वहाँ को। गजानन कीर्तिकर ठीक के है ना। है। मुंबई दक्षिण मध्य, दक्षिण मध्य से तो वो राहुल शेवाले है वहाँ शेवाले, से। हाँ। उसको फाइट जरूर है राहुल शेवाले को इस बार वहाँ पर, क्योंकि इसके वो किसको एकनाथ किसको शिंदे आगे बताते हैं वहां पे आप? वहाँ पर शिवसेना आगे है वहाँ पर। ओके, मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण में तो अरविंद सावंत जीतेगा। अरविंद नहीं, इस सावंत पे को- मेरा थोड़ा उद्धव ठाकरे वाले। समीर, हाँ, अरविंद समीर सावंत जी से थोड़ा मेरा मतभेद है। यामिनी जाधव वहीं की शिवसेना की बहुत तेज नेता है। यामिनी जाधव शिवसेना की उस तरह की नेता है जिसको बाला साहब ठाकरे के प्रशिक्षण वाली नेत्रियों में माना जाता है। और वैसे भी कल किसी ने, एक मित्र से बात हो रही थी तो मुंबई उन्होंने एक शब्द कहा, तो मैं उन्हीं के शब्दों को यहाँ बोल दे रहा हूँ, ये मेरे अपने नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसैनिक जो होता है उसमें जितनी ताकत होती है, तो अगर वो शिवसेना की कोई नेत्री है उसमें 10 गुना ताकत होती है। तो अरविंद सावंत से वो 10 गुना ज्यादा ताकतवर है यामिनी जाधव। यामिनी जाधव और के साथ एक समस्या है। बायकुला की विधायक है वो। उसकी एक समस्या है कि उसके पति के ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस है। अच्छा, अच्छा। बीएमसी में रहते मुंबई उत्तर पश्चिम, हुए थे। मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंदर शिवसेना निकाल लेगी वहाँ से। शिवसेना, मुंबई उत्तर मध्य, वहाँ पर जरूर बहुत अच्छी वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस से है और निगम, उज्जवल निगम वहाँ से दे रहे, पूनम महाजन का टिकट कटा है, तो वो फाइट है वर्षा तो गायकवाड़। मुंबई की 6 सीटों में 3-3 मानते हैं। हाँ। कल आपने 3-3 बोला था। 3-3। ठीक है। इसके अलावा धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, ये बीजेपी के पास रहेगी। इसमें से 1-2 सीटें, नासिक सीट जरूर फंसी हुई है क्योंकि वहां से एकनाथ शिंदे ने फिर टिकट रिपीट देखिए, कर दिया। मुंबई की 6 छगन सीटों भुजबल वहां में पर भाजपा शिंदे 4 से 5 सीटें जीतेंगे। अधिकतम 1 या 2 सीटें जाने वाली हैं, वरना वो 4 से 5 सीटें। पालघर, भाजपा भिवंडी, शिंदे। ठाणे, ये तो मुंबई की सटी हुई सीटें हुई ना। हाँ, ठाणे तो एकनाथ शिंदे का ही गढ़ है। राजन विचारे वहां से उद्धव ठाकरे के जैसे उम्मीदवार है, तो ठाणे से तो एकनाथ शिंदे का सांसद जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्कोर बताइए मुझे, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? आज आज जो की 13 13 सीटों में मुझे लग रहा है कि 5 सीटें विपक्ष जीतेगा, बाकी 7 सीटें 8-5। हाँ, अगर पूरे इसमें देखें तो राहुल 5 जी, है। मुझे भी लगता है कि देखिए मुंबई की जहाँ तक सीटों का जो सारा जो गणित बताया है, वो मुझे भी लगता है कि वैसा ही है। जैसे पूनम महाजन की जो सीट है, जो उनको टिकट नहीं दिया, और वहाँ से उज्जवल निगम जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए चुनाव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, तो अब महाराष्ट्र में चुनाव पूरा हो गया। मुझे जल्दी जल्दी हाँ, पूरा महाराष्ट्र का हो गया। ओवरऑल असेसमेंट एक सीटों का देखिए, दीजिए। मुझे 10-3 लगता है। आज 13 तक। में से 10 सीटें बीजेपी शिवसेना के गठजोड़ को। 48 में से बताइए अब। 48 में से अगर कहेंगे तो 40 के आसपास, 2 नीचे 2 ऊपर। 40 के आसपास पूरे गठजोड़ ज्यादा के नहीं बाद। बोल रहे हैं आप, नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल, अब मैं एकदम जिसको कहे ना कि इसमें मैंने रिवाइज किया अपने आप फिर को। तो ये अभी तक तो मैंने कम कर दिया। 19 के बराबर है तो फिर बिल्कुल 41 सीटें थी, उसी के आसपास इस बार भी रहेंगी। समीर जी, 35 और 40 के बीच में रहेगी मुझे लग रहा है। प्रोफेसर साहब, मैं 32 से 35 सीट के बीच में मानता हूँ। इससे ज्यादा नहीं। 32 से मैं भी 35, मतलब 8-10 सीट का नुकसान है एनडीए को। 6-7 सीट का नुकसान है। 6-7 सीट का नुकसान। हाँ, राहुल जी, मैं मानता हूँ कि 30 से 35 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन निकाल देगा। मतलब कुछ नुकसान होगा। बहुत, मतलब महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नुकसान होगा। चलिए साहब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की बात हो गई।